नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आपको एक प्यारी सी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबको एक बहुत अच्छी सी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि हमने फिजिक्स स्टार्ट की है और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम प्रकाश है। सब प्रकाश उजाला, हमारे जीवन में भी उजाला हो जाएगा वो पढ़ने के बाद। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रकाश की चाल है वो क्या होती है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, हीरे में सबसे कम चाल है, प्रकाश की निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900-7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। विजिबल जो एक ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में क्या करती है? गमन, सीधी गति करती है। ठीक है ना, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में वो क्या करती है? गमन करती है। जिसके कारण आप देखा भी होगा, छाया बनने का कारण क्या है? सीधी रेखा में गमन नहीं करती, त्रुज रेखीय बोल देते हैं उसको। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है तो छाया बनती है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन, दोहरे नेचर का पढ़ा था हमने, उसमें अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन सारी चीज़ें। तो आज हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का? अरे किसका? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे 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 एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये सरफेस सतल है, समझ लो, समझना ही है, लिखा भी बुक के अंदर बहुत है। ठीक है, ये सूर्य है। ओह, जय सूर्य देवता की बोलो जय। ठीक है, ये किरण आई, ये किरण गई, किरण आई, किरण गई। ये सतह, कौन सी सतह है? अपारदर्शी, ओपेक सरफेस सतह। ये सूर्य है, बस समझ गए आप, मुझे पता चल गया। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और एक यहाँ से खींच देते हैं, ये अभी नॉर्मल यानी अभी लंब है। ठीक है, जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें देखो, प्रकाश की किरण का, सूर्य हो चाहे बैटरी हो चाहे चंद्रमा से निकल के आई हो, कहीं से निकल के आई हो, आ रही है प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन। प्रे चलेगी, प्रे क्या है? आई प्रे चलेगी। ठीक है ना, तो परावर्तन कहते हैं जिधर से आई उधर गई, टकरा के उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझे आप? ऐसे समझे तो ना, आप ऐसे समझ लेना। आप एक तो ऐसे बॉल मार के देखना, नीचे से ऐसे बॉल मारोगे ना, ऊपर जाके पकड़ना पड़ता है। तो वो क्या, बॉल लगी और वापस से मतलब बाउंसिंग बैक हो गई वो। ठीक है ना, किसी को हिट करके क्या होगी? बाउंसिंग बैक, यानी वापस आ गई बाउंस। ठीक है ना, वापस आ गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। वहाँ पे गेंद का परावर्तन हुआ था, यहाँ पे किसका परावर्तन होगा? प्रकाश का। यानी ऐसे प्रकाश की किरण यहाँ आई, आते ही टप्पा खा के उधर चली गई, है ना, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुई? यानी किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का उसी दिशा में, प्रकाश की किरण का वापिस उसी दिशा में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी आई गई। ठीक है, जो आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आती है आपतित। ठीक है ना, इंसिडेंट रेज कहते हैं उसको। जाती है उसको हम क्या कहते हैं? यानी परावर्तन हुआ इसका,
टकरा के वापस जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं उसको ना। और जो सरफेस के साथ यानी सतह के साथ देखो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो ये सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। परावर्तित अपवर्तित किरण जहाँ टकराती है उस बिंदु को मतलब क्या केंद्र मान के एक खींचा हुआ क्या है? इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, नियम 1 और नियम 2। परावर्तन नियम 1 क्या कहता है? भी जो आपतित कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। परावर्तित कोण के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं? यही तो है। पहला रूल क्या कहता है? भी ये जो इसके अभिलंब के साथ जो ये कोण बना रहा है ना, जो ये कोण बन रहा है, कौन सा कोण है? आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतित कोण कहलाता है, जिसको ऐसे लिखते हैं आप। क्या लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, ये कोण किसके बराबर है? तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, जिसको एंगल आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं आप। ठीक है ना, यानी आपतित कोण परावर्तित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो आई आर। ठीक है, बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। बहुत अच्छी सी बात। दूसरी बात क्या कहते हैं? आपतित किरण, देखो आ लिखूंगा मैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण पे लिखूंगा मैं किरण, व अभिलंब एक ही सतह पे होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, तो परावर्तन होता है ना। देखो अभिलंब अलग सतह पे बना दिया जाए तो परावर्तन का रूल होगा क्या? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहा है आपतित किरण इसी तल पे है, परावर्तित किरण इसी तल पे है, अभिलंब इसी तल पे है। तो कौन से सतह पे होता है? तो ये तीनों एक सतह पे होते हैं। तीनों एक सतह पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सतह पे होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक सतह पे होते हैं। ये बात दूसरा परावर्तन का नियम कहता है। क्या कहता है? दूसरा परावर्तन का नियम कहता है आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। यानी ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी। यानी ये दोनों कोण हमेशा 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 बराबर रहेंगे। ठीक है ना, हमेशा हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, मतलब 30-30 का ही लिख लो, एक बार याद रह जाएगा। ये बात तो हो गई। बाकी जो परावर्तन है ना, परावर्तन के सिद्धांत पे क्या क्या काम करते हैं? तो आपके दर्पण भी परावर्तन पे काम करते हैं। दर्पण भी कौन कौन से परावर्तन पे काम करते हैं? तो गोलीय दर्पण भी परावर्तन पे काम करते हैं, और समतल दर्पण भी आपके, समतल दर्पण जिसमें आप सुंदर सुंदर मुखड़ा देखते रहे। ठीक है ना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये दर्पण भी किस पे काम करते हैं? सारे के सारे परावर्तन पे काम करते हैं। किसी वस्तु को देख पाना, वस्तु को देख पाना संभव है, देख पाना संभव भी किसकी वजह से है? परावर्तन के कारण। क्योंकि किसी वस्तु पे ऊपर प्रकाश जब टकराएगा, टकरा के हमारी आंखों में आएगा, तब हम देख पाएंगे। यानी परावर्तित प्रकाश के माध्यम से ही हम देख पाते हैं। अगर मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और आपकी आंखों में जा रहा है, तब आप मेरे को देख पाते हो। यानी देख तब पाते हैं जब प्रकाश परावर्तित होकर किसी वस्तु से हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो देख पाना भी किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, वस्तु को देख पाना भी किसके कारण है? ठीक है। सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक भी किसकी वजह से पहुंचता है?
परावर्तन की वजह से पहुंचता है। किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से पहुंचता है। चंद्रमा हम देख पाते हैं वो भी किसकी वजह से? परावर्तन के कारण देख पाते हैं। तो परावर्तन एक बहुत बड़ी है आपके, इसका बहुत बड़ा है एक दायरा है जिसके कारण हर वस्तु देख पाते हैं, हम हर वस्तु देख पाते हैं। क्लियर हुई बात? अब कुछ बातें ऐसी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या दे रहे हैं? कुछ एंगल या दिखाई दे रहे होंगे। उस एंगल का मान निकालना आ जाता है कई बार। मान निकालना कैसे सीखें जी? अरे कुछ नहीं है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, वही तो आई गई उसी दिशा में गई। ठीक है, या पहले परावर्तन के दो, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है स्पेक्टिकुलर और एक होता है डिफ्यूज्ड या रेगुलर इर्रेगुलर, यानी नियमित परावर्तन, ठीक है, और अनियमित परावर्तन डिफ्यूज्ड, ठीक है ना, या इसे स्पेक्युलर प्रकार रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी जब सतह समतल हो, सतह चिकनी सतह हो, चिकनी सतह पे जब प्रकाश, चिकनी सतह पे परावर्तन होता है उसे नियमित, और सतह अगर खुरदरी हो, रफ सरफेस हो, खुरदरी सतह हो, तो वहाँ पर क्या होता है? अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे 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 यहाँ समझते हैं, ये सतह है, आई टकराई गई, बात कंप्लीट हुई। ये थी जाने वाली, ये थी आने वाली, ये सूर्य था मान लो। तो ये चिकनी सतह है ना, तो यहाँ पर कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। कौन सा परावर्तन होगा? रेगुलर परावर्तन, रिफ्लेक्शन होगा ना, नियमित। अगर सतह चिकनी नहीं है तो सतह कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन होगी कैसी? अपारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। अब प्रकाश आया, यहाँ टकराया, ठीक है ना, यहाँ टकराया और इधर चला गया, यहाँ टकराया, 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 इधर। इस प्रकार से क्या होता है? उबड़ खाबड़ जगह है तो प्रकाश क्या होता है? भी टकराता है। अब तिरछी जगह पे टकराएगा, मान लो आप ऐसे कोई तल लो और यहाँ पर आप गेंद मारो तो गेंद वापस आपके हाथ आएगी क्या? इधर मारोगे उधर चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे मारोगे, यहाँ मारोगे वापस ऐसे उठ जाएगी। तो प्रकाश जब उबड़ खाबड़ जगह होती है, यानी रफ सरफेस होता है, तब क्या होता है? प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में स्कैटर यानी फैल जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनियमित प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। जब खुरदरी सतह अनियमित है और खुरदरी चिकनी सतह तो नियमित है, यानी जब प्रकाश की किरणें टकरा के चारों दिशाओं में फैल जाती है तब अनियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित हो चाहे अनियमित हो, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम दोनों पे लागू होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के दोनों नियम दोनों पे लागू होते हैं। प्रकाश के दोनों नियम किस पे होते हैं? दोनों पे लागू होते हैं। क्लियर हुई बात? प्रकाश के दोनों नियम क्या होते हैं? दोनों पे लागू होते हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमें बेसी पढ़नी है, क्वेश्चन आ जाता कई बार ये दे देता है भी ये कोण इतने का, ये कोण कितने का होगा, ग्लासिंग एंगल कितने का होगा, विचलित कोण कितने का होगा, छुता हुआ कोण कितने का होगा, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है। अगर इस लाइन को मैं खींच देता सीधी, तो ये जाती ऐसे। अगर इसके बीच में ये क्या नहीं आता, अपारदर्शी सतह नहीं आती, तो ये लाइन किधर जाती? ये लाइन किधर जाती रे? तो लाइन किधर जाती? तो लाइन जाती सीधी। लाइन किधर जाती? सीधी जाती। अच्छा ठीक है, तो सीधी न जाके कितनी विचलित हुई? सीधी न जाके कितनी विचलित हुई? कितनी मुड़ी विचलित हुई, ठीक है ना। आप किसी रास्ते पे जाते हो और वो रास्ता सही नहीं जा रहे हो तो आप कहते हो मैं तो विचलित हो गया था, रास्ते से विचलित हो गया था,
ठीक है ना। तो इसका रास्ता कौन सा था, ये था, और ये क्या हो गई, विचलित होकर, यानी परावर्तित हो गई, विचलित होकर क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हुआ था, इसके बीच में क्या हुआ था, इसके बीच में एंगल बना होगा, और यानी कितने विचलित हुई, तो इसको बोलते हैं अपन विचलित कोण, डेविएशन, विचलित कोण, क्या बोलेंगे इसको, विचलित कोण बोल देंगे। कितने विचलित हुई यानी विचलित कोण। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं, ये बीच में आता है जो, ये कितनी दूर है, कितना छूने में कितना दूर है ये, तो इसको बोलते हैं हम छूता हुआ कोण, ग्लासिंग एंगल, छूता हुआ कोण। ठीक है ना, छूता हुआ कोण। अब मान आराम से निकाल लोगे आप, अगर ये टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, मान ले तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। पूरा अगर गोला बना दूँ 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये कोण कितने का, ये कोण कोई भी एक दे दे आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल प्लस डेविएशन एंगल, ठीक है ना, बराबर होते हैं 180 डिग्री के। किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बताओ ये रेखा सीधी है तो ये तीनों कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, ये रेखा सीधी है तो ये कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 180 के ही होंगे, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है ये सीधी है, तो यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से 3 ही कोण आए हैं, ये कोण आया, ये कोण आया और ये कोण आया, 180 डिग्री होता है। एक का भी मान दे दे तो आप तीनों निकाल सकते हो, एक का भी मान दे दे तो तीनों निकाल सकते हो। मैं कह दूं इंसिडेंट एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है, तो आप कहोगे जी 30 का ये तो 30 का तो ये होगा, कोण बराबर होते हैं दोनों। ठीक है ना, क्या होते हैं, कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर हैं, तो 180 में से 60 घटा दो, ये कोण कितने का आ जाएगा, ये कोण कितने का, 120 डिग्री का आ जाएगा। मैं कह दूं ये 120 है, ये दोनों दिए हुए नहीं है, 120 घटाओगे आपको पता 60 बच गया, तो 60 मतलब दोनों समान है तो 30 के हो जाएंगे, ऐसे निकाल सकते हो। ये 30 निकाला है तो आपको ये पता है अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का, तो 30 जाए, ये कितने का बच गया, 60 का। समझे आप, अरे समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना, या नहीं समझ रहे। ठीक है, यानी ये अगर 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का, और ये 180 के बराबर है। इसका मान x ले लेते हैं, 30 है 60 बराबर, ठीक है, प्लस है x बराबर है 180, 60 इधर जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 यानी 120। ठीक है, x का मतलब डेविएशन एंगल 120 आ गया। नॉर्मल सी बात है, आराम से हल कर सकते हो, शांति से हल कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका मान आ गया तो आपको पता है, याद रखना ग्लासिंग एंगल जो है छूता हुआ कोण, ठीक है ना, जी लिख देता हूँ मैं, प्लस इंसिडेंट एंगल जो है उसका मान 90 डिग्री होता है, ये भी याद रख लेना, नोट करके लिख लेना, क्योंकि अभिलंब क्या है, सरफेस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, अब इसका मान निकाल के देखते हैं। देखो अब मैं इसको साफ करके और तुमको दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि फिर कचरा सा हो जाता है, थोड़ा कचरा मुझे मज़ा नहीं आता। फिर दो बातें याद रखनी है, एंगल के रूप में आपको याद रखना है बराबर है आर के। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है प्लस बराबर 180 डिग्री के होते हैं। दूसरी बात याद रखनी है छूता हुआ कोण, जी लिख लो, याद रह जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बातें तो याद तो करनी नहीं है, याद करनी नहीं है, ये है सरफेस है, याद तो करनी नहीं है, ये है और ये है,
ये कितने डिग्री का होता है, तो आप कहो 90 डिग्री। तो ये कोण का नाम क्या है जी, ये कोण का नाम आई है, और ये कोण का नाम क्या है जी, आर है। इसका नाम क्या है जी, 90 डिग्री का है तो जी है। ठीक है, अब इन दोनों का मान आप बता दो 90 डिग्री है या नहीं है, तो बात सही है। अब इस लाइन को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ सीधा, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप कहोगे जी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, और ये विचलित कोण है, ग्लासिंग एंगल है, यानी ये कितना विचलित हुआ अपने रास्ते से, इसलिए इसको विचलित कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ आई आर और इनका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बताओ जी। आई अगर 30 का है तो ये भी मान लो 30 का है। ठीक है, तो बाकी 120 का हो जाएगा, तो तीनों का मान कितना है, 180 है। तो ये बात हमने लिखी है, 180 है। एक भी कोण दे दे, मैं कह दूं, मैं आपको कह दूं आपतित कोण लिख लो, बढ़िया बात है, एक से आंसर। आपतित कोण 45 डिग्री का है, तो परावर्तित कोण का मान बताइए। परावर्तित कोण कितने डिग्री का होगा। मैं कह दूं विचलित कोण का मान बताइए कितने का होगा। मैं कह दूं छूता हुआ कोण बताइए कितने का होगा। आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा है, देखो मैंने ये कहा है भी ये कोण है ना, ये कोण ये कितने डिग्री का है, 45 का। तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा ये भी कितने का है, 45। ये 45 का है, तो ये पूरा का पूरा कितने का है, 90 का। क्योंकि ये 45 और 45 से 90 टोटल कितने होते हैं, 180 होते हैं। और ये 45 का है, तो ये भी कितने का बचेगा, 45 डिग्री का बचेगा। तो लिख सकते हो आप परावर्तित कोण तो सीधा सीधा लिख दोगे 45 डिग्री, विचलित कोण 90 डिग्री, और छूता हुआ कोण 45 डिग्री। ऐसे ना लिख ले तो ऐसे निकाल लो। आपतित कोण कितने का है, प्लस परावर्तित कोण कितने का है, प्लस डेविएशन एंगल कितने का है, और बराबर 180 के है। किसका मान दिया है, इसका मान दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45, इसका मान कितना है 45, क्योंकि ये बराबर होते हैं, प्लस ये हो गया 180। 45 45 90 है, 90 उधर जाएगा, 180 से घट जाएगा 90, तो कितने का बच गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। मैं यहाँ कह दूँ आपतित कोण 40 डिग्री का है, तो बाकी आप बता दोगे, स्पीड से बता दो। देखो ये कितने का है, 40 डिग्री का, ये कितने का है, 40 डिग्री का, और ये कितने का है, 40। 90 में से 40 जाए, आप कहोगे 50 डिग्री का है, और ये 40 40 80 गए, तो ये कहोगे 100 डिग्री का है। ठीक है, तो विचलित कोण 100 डिग्री का हो गया, परावर्तित कोण 40 का ही हो गया, और ये कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। आराम से बता पाओगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये याद हो आपको, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, और कोई एक दिया हो, विचलित कोण भी दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं। विचलित कोण दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे मान रख लोगे आप आराम से। जैसे मैं कह दूँ विचलित कोण मैंने दे दिया, और निकालने हैं आपको ये बाकी सारे। तो विचलित कोण मैंने दे दिया आपको 120 का दे दूंगा, मान लो 120 डिग्री का है। बाकी आप कोण बताओ। ठीक है, कैसे बता पाओगे, ये तो 120 दे दिया, ये कैसे निकाल पाओगे। हम मुझे पता है यार, आई बराबर इसके होता है, तो ये x है, तो इसको भी मैं x मान लूँ, दोनों x x हो जाएंगे। ये तो मान ही सकते हो ना, क्योंकि बराबर है, तो x x एक एक x x एक ही बात है। ठीक है, तो ये x है, प्लस में आपतित कोण भी x है, और परावर्तित कोण x है, और प्लस में कितना है 120 है, और बराबर किसके है 180 के हैं। ठीक है, तो x x 2x हो गया, 100 प्लस 120 बराबर 180 के। 2x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 120, 120 में से 80 जाएगा 60, तो x
60/2 हो गया, ये कितना आ गया 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो यानी x की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 ही आपतित कोण है, 30 ही क्या है परावर्तित कोण है। या 180 में से 120 सीधा घटा दो, बचे उसको 2 से भाग दे दो, यही तो है। अगर ये 30 का है तो ये कितने का बच गया 60 का। तो आपतित कोण कितने का हो गया 30 का, परावर्तित कोण कितने का 30 का, और आपका छूता हुआ कोण कितने का रह गया 60 का। एक भी दिया है सब निकाल सकते हो, ठीक है ना, डरने की तो कोई बात ही नहीं थी इसमें, कितना आसान था, है ना। तो ये था परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन क्या है, किस प्रकार से कोण दिए जाते हैं और किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या है आज इसका, नाक के आगे चला जाता है, दे नाक के आगे चला जाता है ना, पता नहीं नाक में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया क्या ज़्यादा। ये पैरों में आ रहा है ना ज़्यादा, कुछ चब ले रहे हैं ना 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 ना, हाँ पैरों में आए फिर हिलेगा तो सही ना, हिलेगा तो सही ना, ठीक। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, 25 मिनट की क्लास हो गई है। तो प्रकाश का परावर्तन, उसमें आता है फिर दर्पण। क्या आता है दर्पण, तो जिसका हम करते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर की बात करेंगे। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कनकेव, कन्वेक्स, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर भी होते हैं और प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर आगे 2 टाइप के होते हैं, कनकेव होते हैं और कन्वेक्स होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है प्लेन मिरर। हम तो सबसे पहले परावर्तन में प्लेन मिरर को समझेंगे, भी प्लेन मिरर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, समतल दर्पण से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होते सर्पण दर्पण कितना चाहिए, कितनी चाल होती है, कितना हमें पूरा देखने के लिए आकार चाहिए। तो समतल दर्पण नॉर्मल दर्पण है, यानी वो दर्पण जिसकी सतह बिल्कुल समतल है। अपने से सतह समतल बने न बने, लेकिन समतल जिसकी सतह होती है उसको समतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल प्लेन चिकनी, ठीक है ना। और इसके पीछे पॉलिश कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है पॉलिश। या कोई कांच का टुकड़ा ले लो या प्लास्टिक का ऐसा चिकना टुकड़ा जो समतल हो, ठीक है, वो ले लो, और उसके बाद इसके ऊपर क्या कर दो पॉलिश कर दो, ठीक है। और इसके ऊपर जब पॉलिश कर देंगे आप, जैसे हमने कहा कि पॉलिश 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 पॉलिश, ठीक है, 2 परत चढ़ा दी। तो ये दर्पण अब क्या हो गया, अब ये दर्पण बन गया। पहले कांच का टुकड़ा था, पीछे पॉलिश करते ये क्या बन गया दर्पण बन गया। प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, है ना। इसके ऊपर पॉलिश किसकी की जाती है, तो आप याद रख लेना, एक तो सिल्वर नाइट्रेट की जाती है। किसकी की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरी परत होती है लेड ऑक्साइड की, ठीक है। यानी समतल दर्पण क्या होता है, तो जिसकी सतह आप सीधा कह सकते हो अपारदर्शी समतल सतह को समतल दर्पण कहा जाता है, बस। यानी ऐसी सतह जिससे प्रकाश पार न जाए, अपारदर्शी, पार न जाए यानी क्रॉस न करे उसको, ठीक है ना, तो उसे हम अपारदर्शी सतह कहते हैं। और ऐसे अगर सतह समतल है तो उसको समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण जो होते हैं उस पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। क्वेश्चन आ जाता है पॉलिश किसकी होती है, तो पहली पॉलिश जो होती है वो तो होती है सिल्वर नाइट्रेट की, लिखा है वहाँ पे देखो, सिल्वर नाइट्रेट की होती है। और दूसरी पॉलिश होती है, ताकि ये न मिटने वाली स्याही, अमिट स्याही कह देते हैं इसको, ठीक है, लेड ऑक्साइड की। किसकी, लेड ऑक्साइड की, क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक लेड ऑक्साइड फिर मिटे न, खराब न हो, पॉलिश उतरे न। तो समतल दर्पण के 2 क्वेश्चन तो सीधे ही आ जाते हैं। भाई पॉलिश किसकी की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड की इस पर पॉलिश की जाती है। और ये पॉलिश इसलिए की जाती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन कर सके, और ये इसलिए की जाती है भी ताकि वो जो आपकी
पाली से जल्दी से उतरे नहीं, दूसरा कोट मार दिया जाता है जो आपको लाल लाल दिखाई देता है। आपके कोई भी कांच का टुकड़ा देखा उसमें लाल लाल सा दिखाई देता है आपको, है ना, तो वो कोट मार दिया जाता है लेड ऑक्साइड का। ठीक है, क्लियर हुई समतल दर्पण की बात। समतल दर्पण में चित्र कैसा बनता है, इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो चित्र हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। कैसा होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है, याद रखना, आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और समान आकार का होता है। सीधा तो होता है लेकिन आप ये सीधा होता है, ठीक है, सीधा। और इस बात में ये लिख लेना, पार्श्व उल्टा भी होता है, ये पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है। वह समान आकार का होता है, आकार बड़ा छोटा नहीं होता, समान आकार का होता है, सीधा। और उसमें आभासी चित्र जो होता है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो क्या होती है, सीधी होती है। क्या होती है, सीधी होती है। लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी पार्श्व उल्टा, यानी साइड से उल्टा होता है। सीधे का मतलब ये है भी मैं आप जैसा दर्पण के सामने खड़ा हूँ वैसा ही नज़र आऊँगा, लेकिन मेरी साइड दाएं बाएं नज़र आएगी, बाएं दाएं नज़र आएगी, यानी इधर वाली साइड इधर नज़र आएगी, इधर वाली साइड इधर नज़र आएगी। समझ में आ रही बात। यानी जब आप लिखोगे, मैं ये शब्द उल्टा लिखता हूँ तो ये उल्टा दिखाई देता है, और भी उल्टा दिखाई देता है। आप बोर्ड के जब आप लिखते हो ना, जब देखना कभी कैमरे के सामने आप लिखोगे, फ्रंट कैमरा करके आप लिखना, पता चल जाएगा आपको। या आपके मिरर के सामने करके, मिरर के सामने आप लिखना उल्टा, कोई चीज़ लिखोगे आप वो दूसरी तरफ दिखाई देती है, उसे पार्श्व उल्टा कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, यानी साइड उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। बॉटम टॉप उल्टा नहीं होता, उसकी साइड उल्टी हो जाती है, तो इसलिए उसको, वैसे चित्र तो सीधा है लेकिन साइड उल्टी है, ठीक है। और आकार बराबर होगा, यानी उतने ही आकार का चित्र बनेगा जितने आकार की वस्तु होगी। आकार क्या होगा, समान होगा। तो चित्र कैसा बनता है, तो वस्तु के समान आकार का, ठीक है। अगर कह दें समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितनी होती है, तो आप कहोगे इन्फिनिटिव होती है। और वो कह दे इन्फिनिटिव है तो क्षमता, पावर कितनी होती है, तो पावर होती है इसकी 0। क्या होती है, पावर 0 होती है। क्षमता मापने के लिए आपको किसका प्रयोग किया गया, 1/f बराबर किसके होती है, डायोप्टर के होती है। किसके होती है, डायोप्टर, डायोप्टर। यानी डायोप्टर क्या है, तो आप कहोगे फोकस दूरी मापने की इकाई है। फोकस, सॉरी मैं फोकस दूरी कह रहा हूँ, पर दर्पण या लेंस की क्षमता मापने के लिए, पावर को मापने की इकाई है, क्षमता मापने की इकाई है। यानी आपसे पूछा जाएगा दर्पण की या लेंस की क्षमता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, या किस में मापी जाती है, तो डायोप्टर में। और वो किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर होती है। f इन्फिनिटिव है तो क्षमता कितनी है, इसकी 0 है। यानी समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है, फोकस दूरी वो अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये बात भी याद रख लेनी है, क्षमता 0 है, फोकस दूरी ये होती है 1/f। डायोप्टर होता है आभासी, सीधा, पार्श्व उल्टा व समान आकार का वस्तु के चित्र बनता है। ये चित्र, ये बात होगी, ठीक है। अगर चित्र पूरा देखना हो, अगर वस्तु का पूरा चित्र देखने के लिए कम से कम आधे आकार का दर्पण चाहिए, ठीक है। यानी वस्तु का पूरा चित्र अगर देखना है तो आधे आकार का क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। यानी 6 फुट की कोई वस्तु है और देखना कितना है, 3 फुट
कम से कम 6 फुट हमें शीशे में देखना है ना, तो 3 फीट का कम से कम शीशा होना चाहिए, तब हमारा पूरा का पूरा हम चित्र देख पाएंगे। यानी आधे आकार का चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो 3 फीट का भी अगर आप दर्पण लेते हैं तो उसमें आप पूरी अपना शरीर देख सकते हैं, 6 फुट की चीज़ देख सकते हैं। यानी कम से कम 3 फीट का तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या, वस्तु जितनी बड़ी है उसके आधे आकार का दर्पण होगा तो वस्तु का पूरा चित्र नजर आएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार जो है ना, उस वस्तु की दर्पण से दूरी किसके बराबर होती है? वस्तु की जितने दर्पण की दूरी है वो किसके बराबर है? चित्र की दूरी के बराबर है। चित्र की दूरी के बराबर होती है, ठीक है। यानी चित्र उतनी ही दूर बनता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मैं ही हूँ, ठीक है, तो चित्र भी उतनी ही दूर बनेगा जितना मैं दूर खड़ा हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। यानी अगर ये दूरी 2 मीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 2 मीटर होगी। यानी चित्र उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर क्या है, जितनी दूर वस्तु है, ठीक है। और जो समतल दर्पण है ना, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, जो आवर्धन मैग्निफिकेशन है, आवर्धन कितना होता है? तो +1 होता है। किसके बराबर होता है? +1 के बराबर होता है। क्योंकि चित्र की दूरी और दर्पण की दूरी का अनुपात जो है उसे हम मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और ये वस्तु दर्पण की दूरी दोनों की समान है तो मैं कह दूं 1/1 बराबर 1, 2/2 बराबर 1, तो ये +1 होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता +1 होती है, ठीक है। क्या होती है? आवर्धन क्षमता +1 होती है। तो ये समतल दर्पण था। उसके क्लियर है? वो समतल दर्पण नहीं है, ठीक है। वस्तु की दर्पण से दूरी चित्र की दूरी के बराबर, वस्तु की दूरी जितनी दूरी उतनी दूरी, ठीक है। और बताऊंगा अपारदर्शी समतल सतह को ये मत पॉलिश, ये सिल्वर नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड की कर दी जाती है। चित्र आभासी बनता है। आभासी बनता है यानी इसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, वर्चुअल आभास होता है, रियल में मिलती नहीं है। रियल में कहाँ मिलेगी वो बताऊंगा। रियल में जहाँ किरणें मिलेगी ना परावर्तित, अब यहाँ से किरणें आई, यहाँ से किरणें आई, टकरा के पता नहीं कहाँ मिलेगी, पता ही नहीं, क्योंकि समतल है दर्पण। क्या है? समतल है दर्पण, तो अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्योंकि अगर वो पोल के समांतर किरण आ रही है तो क्या होगा? समतल दर्पण में समांतर ही वापस चली जाएगी, जहाँ से जैसे टकराई वैसे चली जाएगी। टेढ़ी आ रही है तो टेढ़ी टकराएगी, कहाँ चली जाएगी? कभी मिलेगी नहीं। तो इसलिए फोकस दूरी क्या? अनंत है। क्षमता क्या है? 0 है। तो क्षमता फोकस दूरी पे डिपेंड करती है। तो क्षमता क्या है? 1/अनंत। अनंत डायोप्टर 0 डायोप्टर होगी इसकी मतलब, ठीक है। वस्तु का पूरा चित्र देखने के लिए क्या करना चाहिए? यानी अगर मैं 6 फीट का हूँ तो 3 फीट की मुझे क्या चाहिए? दर्पण चाहिए, तब मैं पूरा चित्र देख पाऊंगा, ठीक है। ये बात ही बताई है मैंने। सब वस्तु दर्पण की दूरी बराबर होती है। और 2 बात, इसका प्रयोग जो है पेरिस्कोप में या टेलीस्कोप में, पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सरपन दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। हम जो घर में शीशा वगैरह यूज करते हैं वो समतल दर्पण नहीं है, रियल में दूसरा दर्पण है, वो आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है। या ठीक है। तो पेरिस्कोप में क्या करते हैं? मुख्य रूप से पेरिस्कोप ही होता है। पेरिस्कोप आपने देखा भी होगा इस प्रकार से, ठीक है। पनडुब्बी वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या लगा होता है? दर्पण लगा होता है, और एक यहाँ पे दर्पण लगा होता है यहाँ से, और ये उसकी होती है आँखें। ये उसकी आँखें है, मान लो बंदे की। इस आँख से वो देखेगा तो यहाँ वाली चीज़ दिखाई देगी, यहाँ वाली दिखाई देगी, और ये दिखाई देगी समुद्र से बाहर। यानी समुद्र के अंदर डूबा होता है वो पेरिस्कोप से निकालता है नाक की तरह, और वो चारों तरफ देख सकता है पनडुब्बी में, जल के अंदर अंदर से भी बाहर क्या है। तो यहाँ दर्पण लगा, यहाँ दर्पण लगा, और ये आंखें देख पा रही है।
ठीक है, तो उसको पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं, पनडुब्बी में बस। ठीक है, अगर दर्पण की तरफ वस्तु की चाल, वस्तु v चाल से जा रही है, वस्तु v चाल से दर्पण की तरफ जा रही है, तो दर्पण से 2v चित्र आता हुआ दिखाई देगा, चित्र आता हुआ दिखाई देगा। यानी चित्र की चाल 2 नहीं है, 2v नहीं है, चित्र दिखाई देगा। अप्रोच करेंगे ईच अदर को, ठीक है ना। अप्रोच करने का मतलब क्या है? जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं ये दौड़ा, मैं खचूं 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 ऐसे दौड़ा, सामने दर्पण लगा है, मान लो ऐसे मैंने दौड़ा। अब मेरी चाल जितनी भी है, मेरी चाल मान लो 2 मीटर, इधर ये 2 मीटर दूर खड़ा है, ये 2 मीटर दूर खड़ा है, ये 2 मीटर, ठीक है। मेरी 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से चाल है, बहुत धीरे चलता हूँ मैं ना। मैं इधर जा रहा हूँ और चित्र किधर आएगा फिर? 1 मीटर पर है मिनट के हिसाब से इधर आएगा, ठीक है। ये ढीला ही है, ऐसे ही बना देते हैं ना इसको। ये इधर आ रहा है, जैसे मैं उधर जा रहा हूँ ना, वो अपनी तरफ आ रहा है। यानी चाल दोनों के बराबर है, चाल दोनों के बराबर है। अब ये थोड़ी ना है एक मैं 2 मीटर वहाँ जाऊँगा तो चित्र उधर दुगनी चाल से वापस निकल जाएगा। यानी मैं जो वहाँ तक जाऊँगा चित्र तो उधर चला जाएगा, फिर 2 मीटर और 4 मीटर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है दिखाई देंगे, प्रतीत होंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है, किस चाल से? दोगुनी। अब आप बताओ, आप शाणे समझदार व्यक्ति हो, चित्र तो उतनी ही चाल से चलेगा ना जितनी, क्योंकि उतनी दूरी पे है। अब मैं चाल चल के यहाँ खड़ा हो गया तो चित्र तो उतनी दूरी पे रहेगा ना जितना हम हैं, तो दूरी उतनी चित्र तय करेगा जितनी हम तय करेंगे। यानी स्पीड भी बराबर होगी हमारी दोनों चित्र की। लेकिन प्रतीत होने का मतलब, आपकी आंखें वहाँ पे खड़ा कोई व्यक्ति तो आपको देख सकता है, मान लो स्पीड देख सकता है, आपकी चित्र की स्पीड भी मान लो देख सकता है, लेकिन आप अपनी स्पीड देख सकते हो क्या? आप अपनी स्पीड नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखें किसको देख रही है? आपकी आंखें देख रही है सामने वाले को, और आपको वो सामने वाला दुगनी स्पीड से भागता हुआ नजर आ रहा है। आप नहीं भाग रहे, वो सामने वाला चित्र भागता हुआ नजर आ रहा है। भी आपकी 10, उसकी 10, टोटल 20, ठीक है ना। तो अप्रोच करेंगे एक दूसरे को। यानी आप v चाल से इधर जा रहे हो तो वो हमें v चाल से इधर आएगा, लेकिन तुम्हारी आंखों को क्या दिखाई देगा? 2v दुगनी चाल से, ठीक है ना। यानी वस्तु की 10 मीटर है पर सेकंड है, तो चित्र की चाल भी कितनी होगी? चित्र की 10 मीटर पर सेकंड होगी, दुगनी नहीं होगी, ठीक है ना, चित्र की। लेकिन प्रतीत होंगे, दोनों को जोड़ दो ना, प्रतीत क्या होंगे? 10 मीटर पर सेकंड प्लस उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों की जुड़ जाएगी। दोनों की जुड़ जाएगी तो दिखाई कितना देगा? 10-20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा, अप्रोच होगा या प्रतीत होगा। रिलेटिव स्पीड जिसको हम कहते हैं ना। ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन उधर से आ रही है। अब ट्रेन वाला क्या देखता है? ट्रेन वाला अपनी स्पीड थोड़ी देखता है, वो सामने वाली ट्रेन की स्पीड देखता है। हमें इतनी ज़ोर से लगती है सामने वाली ट्रेन आ रही है, अभी वो हमारी 120 से चल रही है और सामने वाली 120, तो इतनी स्पीड से लगती है जैसे वो सामने वाली ट्रेन कितनी चल रही है? 240 की स्पीड पर चल रही है। तो वही कहना चाहता है ये बंदा, बस प्रतीत होंगे, ठीक है ना। प्रतीत होने का मतलब अलग होता है, ठीक। ये भी कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है भी? एक बार थोड़ा सा पानी पी लिया करो, ज़्यादा जोर मारने के बाद ना थोड़ा पानी जरूरी होता है, नहीं तो चक्कर आ जाता है ना। हो गया, ठीक है। अब ये कह देता है कई बार भी जो समतल दर्पण है ना, उसको कोई थीटा डिग्री पे झुका दिया जाए। अगर 2 दर्पण को थीटा डिग्री पे झुका दिया जाए, ये झुका दिए भाई, 1 मिनट में झुका देते हैं अपन तो, ठीक है। थीटा का मतलब ये हो गया, यानी एक दर्पण तो ये है और एक दर्पण ये, दोनों को सटा के चिपका दिया और ये कोई ना कोई कोण पे झुका दिया, तो बनने वाले चित्रों की संख्या क्या है? 2 दर्पण थीटा डिग्री पे झुके हों, 2 दर्पण थीटा डिग्री पर झुके हों,
तो उनमें कितने चित्र बनेंगे, कितने चित्र बनते हैं। ठीक है, कितने चित्र बनते हैं। दो अगर दर्पण है, मान लो मैंने एक दर्पण ये लिया और एक दर्पण ये लिया, दोनों दर्पणों को ऐसे सटा दिया और इसको इस प्रकार से झुका दिया। अब इसके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा का मतलब कितने डिग्री का हो सकता है ना, तो वहाँ पर ये लिया साइन थीटा कोस थीटा पड़ा होगा अपने ये। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखूँगा तो इन दोनों में कितने चित्र बनेंगे आपको पता ही है। भी चित्र एक बार यहाँ बनेगा, फिर इधर वाला इधर बनेगा, इधर वाला फिर इधर बनेगा, इधर वाला फिर इधर बनेगा, कहाँ तक बनेंगे वो चीज़ पूछी है इसने। नाई की दुकान में देखना, नाई की दुकान में पीछे वाला ऐसे झुका होता है, आपके चित्र कई बन जाते हैं पीछे तक। तो उसी प्रकार कितने चित्र बनेंगे। आपका चित्र तो वस्तु का एक चित्र तो सीधा बन जाएगा, फिर वो यहाँ टकरा के बनाएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ना ये। ठीक है ना, कितने बनेंगे ये पूछना चाह रहा है बेचारा। अगर इस कोण को मैं पूरा कर दूं तो ये लास्ट कितने डिग्री तक झुकाए जा सकते हैं बताओ। 360 ही झुकाए जा सकते हैं ना। भी इसको मैं ऐसे खोल के जाऊं, खोल के जाऊं, खोलता जाऊं तो ये कितने 360। तो मैक्सिमम जो कोण है वो कितने का है, 360 डिग्री का है। ठीक है, और इसको भाग देना है अपने को, क्या कर देना है, कितना थीटा है उसको भाग देना है। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए ये बात याद रखना, अगर संख्या सम आती है तो -1 कर देना है, उत्तर विषम आएगा। सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। ठीक है, विषम उत्तर आएगा आपके लिए अगर कुछ नहीं दिया है तो। 360 बटे, क्योंकि दिया नहीं होता सिमेट्री विमेट्री आपको। ठीक है, अगर संख्या विषम है तो उत्तर यही हो जाएगा। बात कंप्लीट हुई क्या। यानी संख्या निकालने के लिए, चित्रों की संख्या निकालने के लिए 360 को उस दिए हुए कोण से भाग दे देंगे जितना ये थीटा दिया हुआ है। मैं कह दूं यहाँ पे 60 डिग्री पे झुकाया मैंने दो दर्पणों को, तो बनने वाले चित्रों की संख्या कितनी होगी। आप कहो जी 360 बटे 60 है 6 - 1 5 उत्तर आ गया जी। अरे 1 मिनट में निकाल दिया आपने, तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। मैं कह दूं जी यहाँ 90 डिग्री, 90 पे तो नहीं जा रहा, मान लो 45 डिग्री पे झुकाया। आप कहो जी 360 बटे में 45, 5 नीम 45, 5 पे काटें या 9 पे काटें, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 या 8 40, 8 जी। संख्या क्या है, सम, -1 कर दो जी, 7 उत्तर आ जाएगा। वाह, यही तो है। मैं कह दूं इसको मैंने झुकाया 30 डिग्री पे, तो आप कहो जी 360 बटे में 30, यही तो बताना है, दोनों में 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 12 तिया 36, -12 आ गया, सम आ गया, ओहो 11, उत्तर क्या आ जाए 11 आ जाए। यही तो है। ठीक है, अब झुकाओ आप इसको, मान लो आप 40 डिग्री पे झुकाते हैं आप 40 को। 360 झुकाया कितने पे, 40, 4 नीम 36, ओहो विषम आ गया, तो आंसर कितना आ गया, विषम का विषम रह जाएगा, यानी 9 आंसर आ गया। 9 चित्र बनेंगे, यानी 60 पे झुकाया तो 5 चित्र बनेंगे। अगर हमने 45 पे झुकाया तो 7 चित्र बनेंगे। अगर हमने 30 पे झुकाया तो 11 चित्र बनेंगे दोनों के बीच। अगर हमने 40 पे झुकाया तो 9 चित्र बनेंगे। यानी चित्रों की संख्या सिमेट्री एसिमेट्री न दिया हो तो विषम ही रहती है, याद रखना। यानी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मान लो यहाँ पे, ठीक है, आप खड़े हो, मान लो ये हो गया, आहा आहा पूरा डांसिंग मूड में है ऐसे। तो इसके चित्र बनेंगे, कभी ये यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी फिर यहाँ बनेगा, फिर कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, इस प्रकार से चित्र बनते हैं। तो ये होता है। क्लियर हो गई। अरे क्लियर है ना बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होने भी नहीं चाहिए। अपने स्टूडेंट को दिक्कत होगी तो फिर फ़ायदा क्या है ना पढ़ाने का। तो ये कुछ बातें थी, नॉर्मल बातें थी। समतल दर्पण था, समतल दर्पण में परावर्तन होता है, परावर्तन के कारण हम देख पाते हैं, और इसी पे काम करता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज़ होता है। क्या होता है, पनडुब्बी में ऊपर का दृश्य देखने के लिए, जिसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्पण को अगर किसी भी थीटा पे झुकाया जाता है तो उसमें बनने वाले चित्रों की संख्या 360 बटे थीटा होता है। अगर संख्या सम है तो -1 करके विषम कर देंगे। 360 बटे थीटा अगर विषम है तो आंसर वही हो जाएगा। यानी इसके बीच में चित्र कितने बनेंगे, बात क्लियर होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु
दर्पण की ओर V चाल से जाती है तो उसका चित्र 2V से प्रतीत होता है। समतल दर्पण में आभासी पार्श्व उल्टा और समान आकार का चित्र बनता है। नॉर्मल सी बात थी। फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता 0 होती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की उस परत चढ़ाई जाती है और लेड ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ये समतल दर्पण था। परावर्तन वो होता है जहाँ से टकराती है और वापस चली जाती है। दर्पण में कोई किरण टकराती है, आपके पास वापस आ जाती है, तभी आप अपना चित्र देख पाते हो। आपसे टकराई प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराई, दर्पण से टकरा के फिर आपके आंखों में आती है, तब आप अपना चित्र देख पाते हो। आप दूसरे को बिना दर्पण देख पाते हो क्योंकि उस पर टकरा के सीधी आपके आंखों में आ जाती है। यानी देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, और प्रकाश से किसी वस्तु को देखना है तब हमें परावर्तन भी चाहिए, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। ऐसा दर्पण जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करे उसको समतल दर्पण या दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। या दर्पण क्या है? तो दर्पण ऐसी एक वस्तु है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है ना, जो लाइट है उसका क्या करे? रिफ्लेक्शन करे, तो उसे हम दर्पण या मिरर बोलते हैं। बस ये बात थी। आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दे, ठीक है, ताकि हमारे जैसे टीचरों से आपका पेंडा छूटे, है ना। जय हिंद, भगवान भला करे आपका।